एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार के निधन के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है एनसीपी में, उसे लेकर अब शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसके साथ मर्जर को लेकर चर्चा चल रही है। उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर चर्चा चल रही है और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार की पार्टी का कौन होगा, इसे लेकर चर्चा हो रही है। हमारे साथ में महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार, राजकीय विश्लेषक रवि किरण देशमुख जी हैं। रवि किरण जी, आप ये बताएं कि आप पिछले 30-35 सालों से पॉलिटिकल जो है न्यूज़ कवर कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। इस घटनाक्रम पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो उनका विमान दुर्घटना में निधन तो हो गया। अब एनसीपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी आगे कैसे जाएगी, क्योंकि एनसीपी की स्थापना हुई 1999 में। उससे तब से लेकर आज तक एनसीपी का एक काम करने का ढंग रहा है। पवार केंद्र के स्थान पे रहे हैं। पवार फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रही है इनके लिए। चाहे एनसीपी में 2 गुट हो गए 2023 में। एक गुट हो गया अजीत पवार के नेतृत्व वाला, जिनके पास पार्टी का चुनाव चिन्ह भी आ गया घड़ी। दूसरा रह गया शरद पवार के नेतृत्व में। उसके बाद भी पवार ही इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। पवार के सिवाय ये पार्टी आगे नहीं जा सकती। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अजीत पवार के जाने के बाद आगे कौन चलाएगा पार्टी। नाम आ रहा है सुनेत्रा पवार का, उनकी धर्मपत्नी, जो राज्यसभा में सांसद है। लेकिन राज्यसभा सांसद बनने के पहले उनको राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। वो एक गृहिणी थी, घर में ही रहना पसंद करती थी। किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में कभी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। कभी वो स्टेज पर, मंच पर कभी नहीं दिखी। इसलिए राज्य का उप मुख्यमंत्री बनना, पार्टी का मुखिया बनना एक अलग बात है और एक सांसद बन के रहना एक अलग बात है। तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी पार्टी को संभालना, पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को संभालना। एक महिला होने के नाते हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि महिलाओं को भी आगे लाना चाहिए, लेकिन इतने बड़े रोल में क्या वो फिट हो जाएंगी, इसके ऊपर थोड़ी सी आशंका। खास करके जब भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, एक तरफ एकनाथ शिंदे की पार्टी है। महानगर पालिका में डिफीट हुआ है, पुणे में, पिंपरी चिंचवड़ में, अब जिला परिषद का चुनाव है। इन तमाम चीज़ों की लगाम अपने हाथ में रखना ये पॉसिबल हो? बहुत नहीं, इतना साधारण नहीं है ये। इसलिए मैं कह रहा था कि बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर बाद में नाम आता है, कुछ लोग कहने लगे हैं कि पार्थ पवार या जय पवार, दोनों बेटे अजीत पवार के, उनको नेता बनाया जाए। ये भी इतना आसान नहीं है। जय पवार तो अभी अभी राजनीति में रुचि ले रहे हैं। उनको इतना बड़ा रोल शायद वो नहीं पसंद करेंगे। हो सकता है कि वो बारामती से उपचुनाव लड़े। अजीत पवार की जगह तो खाली हो गई है विधानसभा में, तो शायद वो विधानसभा में आ सकते हैं। लेकिन आते बराबर पार्टी की कमान संभालना उनके भी बस की बात नहीं है। और पार्टी में कई सीनियर लोग हैं, जैसे सुनील तटकरे हैं, छगन भुजबल है, प्रफुल्ल पटेल हैं, धनंजय मुंडे है। अभी धनंजय मुंडे कुछ विवादों के कारण थोड़ा सा पीछे हट गए। लेकिन इतने सारे नेताओं के बावजूद आगे नया चेहरा सामने लाना ये इतना आसान नहीं रहेगा। और बीच में चर्चाएं चलती रहती है कि क्या दोनों पार्टियां वापस साथ में आएगी, मर्जर हो जाएगा, उनका विलीनीकरण हो जाएगा। तो ये भी चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि जिला परिषद के चुनाव के बाद क्या उनका निर्णय होता है, ये देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन राजेश टोपे हों या फिर अनिल देशमुख जी हों, ये तो ये कह रहे हैं कि शरद पवार यानी बड़े पवार साहब भी चाहते हैं, उनकी बैठकों में भी वो ये बात कह चुके हैं। अजीत पवार के ड्राइवर जो हैं गुर्जर, उनसे बात हुई, किरण गुर्जर, उनका ये कहना है कि दादा खुद ये गाड़ी में कई लोगों से बातचीत करते हुए कहते थे कि उनके मन की इच्छा है। तो ये दोनों फैमिली कहीं ना कहीं चल रही है और आपने देखा 2 दिन से। एक तो देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता और नेता, उनके लिए पवार शीर्ष स्थान पर है। उनका नेतृत्व पवार ने ही किया है, चाहे वो शरद पवार हो या अजीत पवार हो। तो उनकी भावनाएं उनके साथ जुड़ी है। और पवार एक राजनीति में महाराष्ट्र में एक ऐसा महत्व रखते हैं जिनके साथ वोटर जुड़ा है, तो वो वोटर कहीं बिखर न जाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि पवार ही नेतृत्व करें। तो फिर दोनों पार्टियों का मेल हो, शरद पवार के नेतृत्व में हो, और ये रास्ता निकलाया जाए कि दोनों पार्टी अगर एक साथ होती है तो रास्ता आसान हो जाएगा। एक हुई ये बात। लेकिन दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या विलीनीकरण के बाद भाजपा के साथ इनका क्या रवैया रहेगा, भाजपा का नेतृत्व कौन मानेगा। देखिए, एनडीए में शामिल होना पड़ेगा इनको, और एनडीए में शामिल होना इसका मतलब नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकारना होता है। तो फिर पार्टी का कोई नेतृत्व इसमें मायने नहीं रखता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो कितने लोग ऐसे हैं, क्योंकि पार्टी की जड़ जो है पश्चिम महाराष्ट्र में है, और पश्चिम महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, इसमें इनका वोटर जो है वो कमिटेड वोटर है। और वो वोटर थोड़ा सा एंटी बीजेपी वाला वोटर है। क्या उस वोटर को नज़रअंदाज करके उसको छोड़ के ये निर्णय लेंगे क्या, ये पार्टी के सामने सबसे बड़ी दुविधा है।
तो ये निर्णय और इतना ऐसे आसान नेता भी हसन मुशर्रफ हैं, नवाब मलिक हैं, नरहरी झिरवल हैं, छगन भुजबल खुद हैं, जिनकी आइडियोलॉजी जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कहा आपने। पार्टी की आइडियोलॉजी हमेशा छत्रपति शाहू, बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी विचारधारा वो मानते हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर विचारधारा। इनमें से कई लोग इसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और बार बार चुन कर आ रहे हैं। चाहे वो पिछला विधानसभा का चुनाव हो 2024 का, उसमें भी एनसीपी के कई विधायक उसी पश्चिम महाराष्ट्र के क्षेत्र से आए हैं, इसी विचारधारा के बल पर। क्या ये विचारधारा बदल कर वो चुन के आएंगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल तो है। एक सर एक आखिरी अंतिम सवाल ये है कि जैसे मुख्यमंत्री पंडित बिरादरी से हैं, ब्राह्मण बिरादरी से हैं, उप मुख्यमंत्री मराठा हैं, तो क्या छगन भुजबल को उप मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी को साथ में ले लिया जाए तो एक जो फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा है धर्मनिरपेक्ष की, वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाए और छगन भुजबल को मुख्यमंत्री पद का अनुभव भी? छगन भुजबल को अनुभव है, लेकिन दो बातें एक इम्पॉर्टेंट है। एक तो उनकी आयु है 77 साल के आसपास, उन पर कई मर्यादाएं आ रही है धीरे धीरे। दूसरी एक मर्यादा उनके ऊपर आ रही है, फिलहाल अभी बाईपास सर्जरी हुई है और इसके बाद उनको कई महीने पार्टी के लिए मेहनत करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो आपकी नज़र में डेप्यूटी सीएम कौन डेप्यूटी सीएम हो सकता है कि कुछ दिन धनंजय मुंडे भी विवाद में हैं, विवाद में सुनील तटकरे, या फिर अगर पार्टी में ऐसा तय ही हुआ कि पवार फैमिली का ही नेतृत्व होगा तो सुनेत्रा पवार, ये दोनों में से शायद निर्णय हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि छगन भुजबल का नाम आता है बीच बीच में, क्योंकि भाजपा भी चाहती है कि कोई ओबीसी फेस अपने साथ हो, तो उन्होंने कई कोशिश की थी कि छगन भुजबल को आगे लाया जा सके, लेकिन मैंने कहा जैसे कि उनकी आयु और स्वास्थ्य दोनों मर्यादाओं को देखते हुए बड़े रोल में वो कितना अपने आप को कर पाएंगे। और एकदम जो बड़ा रोल है प्रफुल्ल पटेल, उनके लिए आपको फिट नजर आ रहा है क्योंकि दिल्ली के गलियारों में बिल्कुल दिल्ली में ही प्रफुल्ल पटेल रोल ज़्यादा बड़ा ले पाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में वो ग्रास रूट लेवल तक जुड़े हुए नहीं है। पार्टी का नेता होना और जनता से जुड़ा हुआ होना, ये दोनों बातें अलग है। तो प्रफुल्ल पटेल चाहे शायद ये रोल नहीं अपनाएंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो हो सकते हैं, लेकिन कार्याध्यक्ष फिर आपको वही मास बेस वाला बनाना पड़ेगा जो महाराष्ट्र में सक्रिय है। तो बिल्कुल बहुत सारे पेच हैं। रवि किरण देशमुख जी भी अपनी ये बात बता रहे हैं कि पेच बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो वो दिल्ली की राजनीति में एकदम फिट बैठते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के ग्रास रूट की राजनीति में वो फिट नहीं बैठते, क्योंकि वो कोई भी चुनाव लड़कर जो है उस तरह से ग्रास रूट में अपनी पकड़ नहीं बना पाए। अगर हम छगन भुजबल की बात करते हैं तो वो ग्रास रूट के नेता जरूर हैं, लेकिन स्वास्थ्य उनके साथ नहीं है। अगर हम सुनील तटकरे की बात करते हैं तो वो कोकण रायगढ़ के नेता ज़रूर हैं, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र के बेल्ट की बात करें, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ की बात करें तो वहाँ पर उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ जाती है। धनंजय मुंडे की बात करें तो वो एक ओबीसी नेता है, मगर धनंजय मुंडे के साथ कुछ विवाद जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से उनका मंत्रालय भी छीना गया है। इसके अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है। लेकिन अगर शरद पवार गुट की बात करें तो वहाँ जयंत पाटिल हैं, वहाँ पर अनिल देशमुख है, वहाँ पर राजेश टोपे हैं, वहाँ पर खुद शरद पवार की जो बेटी हैं सुप्रिया सुळे वो हैं। लेकिन ये मर्जर के बाद ही हो पाएगा। अगर मर्जर होता है तो शरद पवार के गुट में ऐसे बड़े नेता हैं जो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मंत्रणाओं और बैठकों का दौर जारी है। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।